गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एंडीलो क्लासेस में। देखो, आज मैं अपनी जो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा बैकबोन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की रीढ़ की हड्डी। अब ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि बैकबोन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है? बात कर रही हूं मैं कंसिडरेशन के बारे में, प्रतिफल के बारे में। अब आप कहोगे कि मैडम ये कंसिडरेशन वर्ड की डेफिनेशन तो याद हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है वो नहीं समझ आता। तो आज इस क्लास में मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल से ये क्लियर करने वाली हूँ कि कंसिडरेशन एक्चुअल में होता क्या है। और अगर मैं ये कहूँ कि हर दिन कंसिडरेशन की चीज हमारे लाइफ में होती रहती है, कभी ना कभी होती है, तो वो सारी चीजें विद एग्जांपल मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, केस लॉज बताने वाली हूँ, बेयर एक्ट की डेफिनेशन बताने वाली हूँ एंड उसमें एसेंशियल चीजें भी आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। एक मैं आशा करती हूँ कि डेली 7 PM जो अपनी हिंदू लॉ की क्लासेस लाइव चल रही है 7 बजे वो आप अटेंड कर रहे हैं, प्लस 8 बजे जो अपनी 59 रुपीज की मेंबरशिप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाइव चल रहे हैं वो आप अटेंड कर रहे हैं। अगर आपने अटेंड नहीं की है तो आज ही क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कवर करवा रही हूँ। अब आप बोलोगे मैडम जुडिशरी का नाम मत लीजिए, हमारे सर पे इतना बड़ा पहाड़ फोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखो, प्रॉब्लम है 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब नेगेटिव होने का कोई फायदा नहीं है। चीज तो हो गई, एप्लीकेबल हो चुका है, तो इसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ लाइफ में आगे बढ़िए। इसको पकड़ के बैठोगे तो वही 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना खराब होगा। उसके बाद आपको लगेगा कि शायद मैंने 1 महीना खराब कर दिया, उसमें मैं पढ़ लेता तो मेरे लिए अच्छा हो जाता। तो उसको आप पॉजिटिव लेके चलिए। जो चीज होती है अच्छे के लिए होती है, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करो, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो जो चीजें हार्ड होती है ना वो चीजें हमारे लिए सॉफ्ट एंड इजी लगने लगती है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है और अपने एम को नहीं भूलना। जब अपना एक प्रॉपर एम हो जाता है ना तो उसमें प्रॉब्लम आती ही आती है, उन प्रॉब्लम को क्लियर करके ही हम उस एम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, स्टडी को ड्रॉप मत कीजिए। अब देखो, सुनना मैं आपको क्या बता रही हूँ। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं कंसीडरेशन पे। कंसीडरेशन होता क्या है? देखो, कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। प्रतिफल सिंपल मीनिंग में आपको कहूं तो प्रतिफल को हम कह सकते हैं एडवांस पेमेंट। देखो, एडवांस पेमेंट इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जब हम कहीं बाहर किसी चीज का काम कंफर्म कराने जाते हैं, जैसे एग्जांपल कि कल मैं एक कार वाले के पास गई और कार वाले को मैंने बोला कि मुझे हरियाणा जाना है। ठीक है, उसने बोला कि हाँ जी मैडम चलेंगे। मैंने उसको कहा कि मंडे को जाना है एंड वेडनेसडे को वापस आना है। उसने कहा ठीक है मैडम 5,000 रुपए लगेंगे, हम आपको हरियाणा ले जाएंगे और वेडनेसडे को वापस ले आएंगे। अब मैंने कहा ठीक है भाई 5,000 रुपए ले लेना। अब उसने कहा कि मैडम ये जो आप मंडे को बुकिंग करा रहे हो इसके लिए कुछ एडवांस पेमेंट दे दो ताकि ये बुकिंग आपकी कंफर्म हो जाए। अब मैंने उसको 1,000 रुपीज एडवांस पेमेंट दे दी। अब यहाँ पे मेरे और उस कार वाले के बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मंडे को उसे जाना है, ये 5,000 रुपए मेन इसका मेरे इसके पैसे हैं और 1,000 रुपए यहाँ पे मैंने जो दिया है वो दिया है मैंने कंसिडरेशन के तौर पे। तो ये होता है प्रतिफल। जब हम पार्टीज किसी बात को करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसके लिए या उसके बदले में हम कोई चीज देते हैं ताकि वो चीज कंफर्म हो जाए, वो होता है कंसिडरेशन। अब ध्यान से सुनना। देखो, कंसिडरेशन को समझने से पहले भी हमें कुछ चीज समझनी पड़ती है। सुनना, देखो प्रतिफल का स्टेप कब आता है? जब जब कोई पर्सन प्रपोजल करते हैं, प्रस्ताव करते हैं। अब प्रस्ताव हुआ तो उसके लिए हमें एक्सेप्टेंस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ मैं प्रपोजल करके करूंगी क्या जब तक मुझे सामने वाला व्यक्ति अपनी एक्सेप्टेंस ही नहीं देगा। तो जब प्रपोजल किया, उसने एक्सेप्टेंस दे दी,
तो अब ये क्या बन गया हमारे बीच, प्रॉमिस हो गया। मतलब कि एक व्यक्ति प्रपोजल करता है, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। अब एक और चीज समझना, देखो प्रॉमिस जब करते हैं तो प्रॉमिस करने के बाद और उसके लिए हम प्रतिफल दे देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, करार बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब प्रपोजल किया और उसकी एक्सेप्टेंस मिल गई, इट मीन्स वो प्रॉमिस बन गया। और जब प्रॉमिस हो गया और उसके बदले में एडवांस पेमेंट दे दी, कंसिडरेशन दे दिया, तो अब ये हमारा क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। और जब एग्रीमेंट लॉफुल है, इलीगल नहीं है, लीगल है, जिसे हम लॉ के द्वारा एनफोर्स करवा सकते हैं, जिसका हम लॉ के द्वारा क्या करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, केस ला सकते हैं, तो वो एग्रीमेंट हमारी क्या बन जाती है, संविदा बन जाती है। क्या बन जाता है, तब एग्रीमेंट हमारा क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले प्रपोजल होता है, देन उसका एक्सेप्टेंस होता है, उसके लिए फिर प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन दे दिया तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। और एग्रीमेंट अगर हमारा लीगल है और उसको लॉ के द्वारा एनफोर्स करा सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस तरीके से डेफिनेशन क्लॉज को समझोगे तो समझ आएगा। अब देखो बात करते हैं कि ये जो प्रतिफल है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के डी क्लोज में पढ़ते हैं। अब देखो जब हम कंसिडरेशन पढ़ते हैं तो कंसिडरेशन में दो पार्टीज हमारे लिए जरूरी होती है, एक प्रोमिजर और दूसरा प्रोमिजी। एक जो प्रपोजल करता है और दूसरा जो उसे एक्सेप्ट करता है। तो जब प्रपोजल करने वाला, प्रतिज्ञा करने वाला के आग्रह पर प्रतिज्ञा पाने वाला, मतलब एक्सेप्ट करने वाला या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है, तो ऐसा कार्य क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। कि जब प्रपोजल किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद उनके बीच में आपस में जो थोड़ा बहुत लेन देन हुआ है, उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए तो वो क्या हो जाता है, कंसिडरेशन या प्रतिफल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। जनरल रूल ये कहता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर। अब ये जो अपवाद है वो हम सेक्शन 25 में भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां पर हम कंसिडरेशन नहीं देते तब भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड होता है। अब देखो प्रतिफल के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, तो जो प्रत्यर्थी होता है, जो प्रपोजल करने वाला होता है, वो उसकी इच्छा से होना चाहिए, या फिर प्रपोजल पाने वाले व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा क्या किया जाना चाहिए, कंसिडरेशन देना चाहिए, या पूर्व या वर्तमान या भविष्य में, तीनों प्रकार से क्या होता है, कंसिडरेशन वैलिड होता है। तो अगर पहले आपने दे दिया है तब भी वैलिड, प्रेजेंट में दे रहे हो तब भी वैलिड, फ्यूचर में देने की बात करते हो तब भी कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा। और तो और कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, वास्तविकता होनी चाहिए। अब कुछ केसेस की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं 3 से 4 ऐसे केस बता रही हूँ जो आपको मेंस के आंसर राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है, पहला केस बात करते हैं क्यूरी वर्सेस मीसा का केस। इस केस में कहा कि प्रतिफल का मतलब किसी लाभ, हक या हित से है। जब तक किसी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने के लिए आप कंसिडरेशन नहीं देते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सेकंड बात करते हैं अब्दुल अजीज वर्सेस मौजम अली। बिना किसी काम के केवल दान का वादा अमान्य होता है, क्योंकि जब हम गिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं तो गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, कि उसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाता। अगर आपने गिफ्ट करके कुछ बदले में कंसिडरेशन ले लिया तो वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस है। इसमें कहा कि वाद के आधार पर निर्माण कार्य शुरू हुआ तो प्रतिफल क्या माना जाएगा, मान्य या वैलिड होगा। नेक्स्ट चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस है। तीसरे पक्ष से मिला प्रतिफल भी क्या होता है, मान्य होता है। अब जैसे ए और बी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैंने बी को कहा कि जाके सी से इसकी एडवांस पेमेंट ले लो, तो सी भी यहाँ पे अगर एडवांस पेमेंट हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के बदले दे रहे हैं तो वो कंसिडरेशन भी वैलिड कंसिडरेशन माना
जाएगा। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की। अब देखो मैंने आपको कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन जो कि सेक्शन 25 में हमको पढ़ने पड़ते हैं। देखो नैसर्गिक प्रेम या जो स्वाभाविक प्रेम होता है या स्नेह होता है, उसमें किया गया कोई भी प्रॉमिस, चाहे लिखित हो चाहे रजिस्टर्ड हो, उसमें कंसिडरेशन की बात नहीं होती। अगर एक फादर और बेटी के बीच में कोई बात की जाती है कि बेटी को बोला जाता है मैं 10,000 रुपए तुम्हें दूंगा, पापा कहते हैं, तो अब यहाँ पे फादर के कहने पर और बेटी उस चीज को नोट कर लेती है, उसके बदले अगर कोई कंसिडरेशन नहीं भी दिया तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और पूर्व में किए गए स्वैच्छिक कार्य के लिए कोई प्रतिफल जरूरी नहीं है। सीमाबद्ध ऋण चुकाने का वादा, यहाँ पर भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ 3 ऐसे एक्सेप्शन है जो कि कंसिडरेशन की बात करते हैं। तो आई होप मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे मैं आपको कंसिडरेशन का मीनिंग समझा सकूं। आपको ये चीज क्लियर हुई है या नहीं, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप बेरेक्ट की लैंग्वेज 2D पढ़ के देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए मैंने अभी आपको पहले बताया 7 PM हिंदू लॉ की क्लासेस, 8 PM भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लासेस। अगर 59 रुपीज की मेंबरशिप में ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड क्लास को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ एमडी लॉ क्लासेस को शेयर जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।